तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। अभी हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग कंबाइंड एक्सेल बेंडिंग एंड टॉर्सन का एक क्वेश्चन देखेंगे। यह पर्टिकुलर केस एक क्वेश्चन के थ्रू इजीली डिस्कस हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, कंबाइंड एक्सेल बेंडिंग एंड टॉर्सन। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है। A cylindrical shaft made of steel of having yield tensile strength 400 megapascal is subjected to static loads consisting of transverse load P equal to 5 kilonewton. The value of this transverse load P is 5 kilonewton. Torsional load T equal to 3000 newton meter and axial tensile force of F is equal to 50 kilonewton as shown in figure. This diagram is given. Okay. The diameter of the shaft is 60 mm. Then we have to calculate factor of safety. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से भी निकालना है। सेकंड, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से। एंड थर्ड, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर। तो इस पर्टिकुलर तीन थ्योरी ऑफ फेलियर से हम लोग को क्या निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जाहिर सी बात है, उसके लिए पहले मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और वो निकाल के प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, तो जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उससे हो जाएगा। एक बार जो जो डेटा दिया उसको लिख लेते हो एक जगह। सबसे पहले तो ये जो मटेरियल का बना हुआ है उसका टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दैट इज SYT। ओके, SYT कितना दिया हुआ है, SYT इज 400 मेगा पास्कल। इट इज सब्जेक्टेड टू दिस एक्सेल फोर्स P विच इज 5 किलोन्यूटन। तो P की वैल्यू 5 किलोन्यूटन यही लिख लेता हूँ। न्यूटन में कितना होगा, 5000 न्यूटन में। फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को mm में ले लूंगा ना, डायमेंशन को mm। ठीक है। दिस टॉर्सन लोड T इज इक्वल टू 3000 न्यूटन मीटर। तो ये T वैल्यू दिया है कितना, 3000 न्यूटन मीटर। इन न्यूटन mm इट विल बी 3000 000 और 3 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। एंड दिस एक्सल टेंसाइल फोर्स F इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो ये F 50 किलो न्यूटन, इन न्यूटन इट विल बी 50,000 न्यूटन। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 60 mm। सपोज डायमीटर ऑफ द शाफ्ट को मैं D से डिनोट करूँ तो कितना दिया हुआ है, 60 mm। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी by using maximum shear stress theory of failure, normal stress and distortion energy. तो our objective is to calculate factor of safety as per first, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ, shear stress theory of failure। ठीक है। सेकेंड, normal stress that is Rankine theory of failure। and third, distortion energy theory of failure। अब जिस भी थ्योरी ऑफ फेलियर से सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए ना, और मेनली उसका स्ट्रेस चाहिए मेरे को, क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन। सबसे पहले अभी पूरे का डायमीटर सेम है, मतलब मान लो इस पूरे सेक्शन को अगर मैं सेक्शन A बोला, पूरे सेक्शन को बात करो ना, या इस पूरे सेक्शन को ऐसे डिनोट कर देता हूँ, इस सेक्शन को मैं सेक्शन A बोला। ठीक है, हो गया। यहाँ ध्यान देना, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन के बीच में कहीं भी डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, कहीं भी नया लोड नहीं आ रहा, मतलब लोडिंग पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है। तो हम लोग को बीच में कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लास्ट सेक्शन ले लेता हूँ B। अब इस AB सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा वो पता कर लेंगे, बट वो पता करते समय ना जहां भी पैटर्न चेंज होगा उसको मार्क कर देना। अभी कहीं भी चेंज नहीं हुआ तो नहीं मार्क किया। ठीक है। अब इस AB सेक्शन में अगर पूरे का डायमीटर सेम है तो हम लोग एक एक लोड के लिए देखेंगे कि एक्सेल फोर्स के कारण क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, ट्रांसवर्स लोड यानी इसके कारण क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, टॉर्सन के कारण क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, और तीनों में जो कॉमन है वो ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन पता किया, फिर उसमें ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। एक बार में एक चीज, अब क्रिटिकल सेक्शन ध्यान देना, एक्सल फोर्स के हिसाब से देखोगे ना तो वो क्रिटिकल सेक्शन होगा, अगर पूरे का एरिया सेम है तो एक्सल फोर्स के हिसाब से वो क्रिटिकल सेक्शन होगा जहां का एक्सल फोर्स सबसे ज्यादा, अगर वो ज्यादा होगा तो उसके कारण आने वाला स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। ठीक है। बट अभी AB के बीच में कोई भी सेक्शन ले लो, क्या मैं बोलूं क्या एक्सल फोर्स के कारण हर एक सेक्शन का एक्सल फोर्स सेम आएगा, वो F के ही बराबर होगा। और अभी हर एक सेक्शन का एक्सल फोर्स सेम है, तो एक्सल फोर्स के हिसाब से इस AB पोर्शन में किसी भी सेक्शन को ले सकते हो क्योंकि सबका एक्सल फोर्स सेम। टॉर्सन, क्या मैं AB में कोई भी सेक्शन ले लूं, हर एक सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस सेम आएगा और वो T के बराबर होगा क्या, विच इज 3000 न्यूटन मीटर या 300,000 न्यूटन एमएम। चाहे मैं टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस इस सेक्शन का निकालूं, इसका निकालूं, इसका निकालूं, इसका निकालूं, सबका टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम आएगा और वो T के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से भी किसी को भी क्रिटिकल ले सकते हैं। अगला ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा।
और जिस सेक्शन का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा वो बेंडिंग के हिसाब से क्रिटिकल हुआ। ध्यान देना, ये कैंटिलीवर बीम है ना, एक एंड में फिक्स है बाकी एक एंड फ्री है। तो जब भी कैंटिलीवर बीम में ऐसा ट्रांसवर्स लोड है, जैसे ये ट्रांसवर्स लोड है जो बीम को केवल एक तरफ बेंड करा है, ये सब सॉम में पढ़ते हो तुम लोग, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्स होगा फिक्स एंड का। मतलब मैं इधर फिक्स एंड के जितना पास जाऊंगा बेंडिंग मोमेंट उतना बढ़ते जाएगा। तो मैं बोलूं कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा फिक्स एंड के सेक्शन का, यानी इस सेक्शन का। यस, और इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो ये बेंडिंग के हिसाब से क्रिटिकल हो गया। अब तीनों में कॉमन, तो एक्सल फोर्स के हिसाब से किसी भी सेक्शन को ले सकते हो तो फिक्स एंड भी ले सकते हो, टॉर्सन के हिसाब से किसी भी सेक्शन को ले सकते हो तो फिक्स एंड भी ले सकते हो, बेंडिंग के हिसाब से तो फिक्स एंड ही लेना है क्योंकि यहाँ का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो क्या तीनों में कॉमन सेक्शन फिक्स एंड है क्या? यस। तो यहाँ जो ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन होगा वो मेरा ये वाला एंड होगा। तो दिस इज माय क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये अब इस क्रिटिकल सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट पता करना है, और मेनली वो पॉइंट दिखाओ या ना दिखाओ उसका स्ट्रेस कंडीशन कितना है। ठीक है, और ये सर्कुलर है ना, तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया। यहाँ के क्रॉस सेक्शन को अगर अलग से दिखाओगे तो ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन। क्लियर? किसी को दिक्कत? यस। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कितना है उसके लिए पहले इस क्रिटिकल सेक्शन का एक्सल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एक्सल फोर्स यहाँ का जो होगा वो तो एफ के बराबर का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए डॉट एफ डॉट एक्सल फोर्स है ना, वो एफ के बराबर का, हुज नेचर इज टेंसाइल, इट इज 50,000 न्यूटन। और यहाँ का टॉर्सनल रेजिस्टेंस टी डॉट एम डॉट मतलब टॉर्सन, वो टी के ही बराबर होगा, विच इज 3,000 न्यूटन mm। यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, जाहिर सी बात है यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तभी तो ये क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक बार के लिए जो मान लो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको एम या एम मैक्स बोल दो, मैक्सिमम है इसलिए, वो कितना होगा? तो इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे? राइट पोर्शन को ले लो, एक ही लोड है पी, इसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? पी इंटू ये डिस्टेंस, पी कितना है? 5,000 न्यूटन, ये डिस्टेंस 0.5 मीटर, mm में कन्वर्ट कर लो, 500 mm, फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में, तो कितना होगा ये? 5,000 इंटू 500 न्यूटन mm। कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड? बस देते थे, फोर्स के बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका ये है ना, 5,000 इंटू 500, इट इज कमिंग 25,000,000 न्यूटन mm। अब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट पता करना और उसका स्ट्रेस कंडीशन ना, तो ये हो गया। सबसे पहले एक्सल फोर्स के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अब एक्सल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन का एक्सल फोर्स पता है, अब उसके कारण क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कितना होगा? तो ध्यान देना, एक्सल किसी भी पर्टिकुलर लोड के कारण जिस पॉइंट का स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा वो उसके हिसाब से क्रिटिकल होता है। बट एक्सल फोर्स के हिसाब से तो मेरे को पता है क्या, क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा, और वो सेम स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और वो हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। तो वही एक्सल फोर्स के हिसाब से भी क्रिटिकल पॉइंट का भी स्ट्रेस हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है तो वही वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ एक्सियल और टेंसाइल स्ट्रेस और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। जो फोर्स का स्ट्रेस आएगा ना उसके लिए उसको कई बार मैं डायरेक्ट या प्राइमरी स्ट्रेस भी बोलता हूँ। टेंसाइल है तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हो, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स एफ, और सपोज उसको मैं सिग्मा ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और यही क्रिटिकल, इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट का होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम है, और इसका नेचर टेंसाइल सिग्मा है। कितना आएगा वो? एक्सल फोर्स एफ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, एफ कितना है? 50,000 न्यूटन। अच्छा, एरिया सर्कुलर सेक्शन है तो π/4 डी स्क्वायर के बराबर होगा, डायमीटर 60 है, तो कितना हो जाएगा? π/4 इंटू 60 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? 50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 60 स्क्वायर, इज इट कमिंग 17.684 मेगा पास्कल। इसका नेचर क्या है? टेंसाइल, टेंसाइल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टी या पूरा लिख रहा है तो पूरा लिख लो, टेंसाइल। और ये क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, सेम एट ईच पॉइंट ऑफ सेक्शन बीबी। इस सेक्शन पे निकाले, इस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई भी पॉइंट ले लो सब पे सेम आएगा, और उसकी वैल्यू भी निकालिए ना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू का तो जरूरत पड़ेगा ही ना। अब अगला अगला हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्स लोड के कारण क्रिटिकल सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इसके कारण। तो इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा क्या? क्योंकि इसके कारण जहां का बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा वो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस, और वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस।
दिया गया, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ कहाँ मिलेगा वो तो निकाल लेंगे। तो ध्यान देना, बेंडिंग मोमेंट के बाद बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट अपॉन आई, नीचे में आई आता है जहाँ क्या है पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया वन रेशियो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू ऊपर में वाई, वाई क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है जहाँ का वाई ज्यादा होगा वहाँ का बेंडिंग स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, और वो कहाँ का होगा, न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। जैसे ध्यान दोगे ना, ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसके कारण ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का डर है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस एक्सिस को जेड, ये क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस को वाई और इस एक्सिस को एक्स बोल रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन का एलोंग एक्सिस है, इस एक्सिस को। ठीक है, जैसे इसको साइड व्यू में दिखाओगे तो ये एक्सिस एक्स है, और ये जो बेंडिंग मोमेंट है ना वो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट ही आ रहा है। और अगर ये एक्स एक्सिस कट है तो पूरे क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा सर्कुलर के लिए ये होगा, वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा बेंडिंग के हिसाब से। और बेंडिंग स्ट्रेस निकालते समय वाई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस यानी ये हॉरिजॉन्टल उससे परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डिस्टेंस। और ये वर्टिकल डिस्टेंस जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा वहां का बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है ये बेंडिंग, ये वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा एक तो टॉप के पॉइंट का, मान लो उसको पी बोल दिया, और बॉटम के पॉइंट का उसको क्यू बोल दिया। क्लियर पॉइंट, यहाँ पर वाई मैक्सिमम होगा और वो वाई की मैक्सिमम वैल्यू d/2 के बराबर। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पी पे भी आएगा क्यू पे भी आएगा, क्योंकि दोनों पे वाई मैक्सिमम है विच इज इक्वल टू d/2। बस अंतर क्या है, एक में उसका नेचर टेंसाइल होगा, एक में कंप्रेसिव होगा, वो भी देख लेंगे कहाँ टेंसाइल कहाँ कंप्रेसिव होगा। बट पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो भी ट्रांसवर्स लोड का क्रिटिकल पॉइंट है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लो। और वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, जहाँ का वाई सबसे ज्यादा है विच इज पी एंड क्यू। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एम मैक्स। ठीक है, सब उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सिग्मा बी एम से। इसको ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मत समझ लेना, ये बेंडिंग के कारण मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, और वो कितना होगा, अगर ये सर्कुलर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये भी यूज कर सकते हो। सर्कुलर में अगर बेंडिंग मोमेंट एम है तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है 32m/πd³। अभी मैं यही यूज कर रहा हूँ 32, और m क्या है, एम मैक्स ना, तो एम मैक्स अपॉन πd³। अगर ये याद नहीं है तो वही जनरल फॉर्मूला एम मैक्स अपॉन, एक बार शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ, अपॉन आई और ऊपर में वाई मैक्स। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, π/64 d⁴। वाई मैक्स क्या होगा, d/2, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आएगा। ठीक है, वो तुम लोग के ऊपर है, डायरेक्ट यूज करना है ये ऐसे। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 32। इस क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट कितना है 25,000 अपॉन पाई, डायमीटर कितना है 60, तो 60 का क्यूब। तो पहले ही कितना आ रहा है 32 इंटू 2500 क्यूब। यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 117.892 मेगा पास्कल। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान देना, ये मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, जहाँ का वाई मैक्सिमम है विच इज इन दिस सेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू। बट अंतर है एक, दोनों पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों पे बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इतना होगा, बट एक पे ये टेंसाइल होगा, एक पे ये कंप्रेसिव होगा। ठीक है, अब किस पे टेंसाइल होगा किस पे कंप्रेसिव होगा तो वो तो ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो। ये ट्रांसवर्स लोड बीम को ऐसा बेंड करेगा, और ऐसा बेंड करेगा तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का लेयर इलोंगेट होगा, नीचे का लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस, और ऊपर का लेयर इलोंगेट हो रहा है मतलब उधर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा बेंडिंग के कारण, और नीचे का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो पी अभी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर जो है ना वो पी पे टेंसाइल होगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, और क्यू पे क्या होगा कंप्रेसिव। दोनों पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, बट एक पे वो टेंसाइल है, एक पे वो कंप्रेसिव हो गया। अच्छा, एक्सल स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे टेंसाइल है जिसकी वैल्यू इतनी है, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे। बट उससे पहले अगला इफेक्ट टॉर्सन का। टॉर्सन मोमेंट टी के कारण टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा, और इसके कारण जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पे मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा क्या। अच्छा, टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस लेयर पे आएगा, तो टॉर्सन में मैक्सिमम शियर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T/J। जे पूरे का पोलर शेप और सेंट्रोइड होता है, इनटू ऊपर में स्मॉल आर। स्मॉल आर जिस पॉइंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालना है उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, ये मेरा सेंट्रोइड, इससे रेडियल। और ये रेडियल डिस्टेंस जहां का सबसे ज्यादा होगा वहां पर टॉर्सन के कारण शियर सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा, ये सबसे ज्यादा आउटर लेयर पे होगा क्या, यस, तो इसके हिसाब से ये क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर टॉर्सन मैक्सिमम शियर आएगा जिसको हम लोग मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस बोलेंगे। ओवरऑल टॉमैक्स मत बोल देना क्योंकि साथ में नॉर्मल भी है, तो वो ओवरऑल टॉमैक्स निकालेंगे, बट ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट
टी, सपोज इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ टाउ टी एम से। अच्छा मेरे को डायरेक्ट पता है टॉर्सन के अगर मैक्सिमम शियर निकाल रहे हो सर्कुलर के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, वही यूज कर लो, उसी से आया टी अपॉन जे ऊपर में आर मैक्स, सर्कुलर के लिए पोलर मोमेंट इनर्शिया होता है जे पाई बाय 32 डी टू दी पावर 4, आर मैक्स सेंट्रॉइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस देखोगे तो डी बाई 2 के बराबर होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा 16। टी अभी कितना है 3000 न्यूटन एम एम अपॉन पाई डी 60, तो 60 का क्यूब कितना आ रहा है ये 16 इंटू 3000 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 60 क्यूब, इज इट कमिंग 70.736 मेगा। ठीक है, और ये कहां पर मैक्सिमम है, एट आउटर लेयर ऑफ सेक्शन बी बी। ठीक है, इसलिए यस। अब पहले तो तीनों में कॉमन पॉइंट्स पता करो, जो एक्सेल के हिसाब से भी क्रिटिकल, बेंडिंग के हिसाब से भी क्रिटिकल, टॉर्शन के हिसाब से भी, फिर उसमें ओवरऑल भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में कॉमन ध्यान देना, तो एक्सेल के हिसाब से तो क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बेंडिंग के हिसाब से टॉप और बॉटम पॉइंट ही लेना है, यानी या तो पी या क्यू। ठीक है, हो गया। और टॉर्शन के हिसाब से आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो तीनों में कॉमन पॉइंट पी और क्यू है क्या, क्योंकि एक्सेल फोर्स के हिसाब से किसी को भी ले सकते हो तो पी और क्यू ले सकते हो, बेंडिंग के हिसाब से तो पी और क्यू ही लेना है, और टॉर्शन के हिसाब से आउटर लेयर का पॉइंट लेना है, तो आउटर लेयर में पी और क्यू भी आ रहा है। तो तीनों में कॉमन पॉइंट्स पी और क्यू है क्या, यस। अच्छा तीनों में कॉमन पी और क्यू है ना, तो ये मत बोल देना पी और क्यू इक्वली क्रिटिकल होगा, यहाँ यही तो दिमाग लगाना है। अंतर क्या है ना, पी और क्यू दोनों में टॉर्सन शियर सबसे ज्यादा है, दोनों में बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, दोनों में एक्सेल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। बट अंतर क्या है कि पी और क्यू दोनों में एक्सेल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है वो टेंसाइल है, बट बेंडिंग के कारण पी पे जो स्ट्रेस है वो तो टेंसाइल है, बट क्यू पे कंप्रेसिव। इससे क्या फर्क पड़ेगा समझ में आएगा। बट पहले ये देखना तीनों के हिसाब से कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, तो कॉमन जो है तीनों के हिसाब से वो है पी एंड क्यू। ठीक है, हो गया। अब इसमें ओवरऑल क्रिटिकल कौन सा होगा, उसके लिए एक बार मैं दोनों का स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करके देखता हूं। तुम लोग को तो एक्चुअल में ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं था, तुम लोग इसको डायरेक्ट कर लोगे, बट समझने के लिए ये पी हो गया, पी को थोड़ा जूम करके बना दिया, मान लो ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन है, लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन, ये पॉइंट क्यू है, थोड़ा जूम करके बना दिया, राइट साइड का क्रॉस सेक्शन, लेफ्ट साइड का स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करोगे। तो अब पी में एक्सेल फोर्स का डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड सिग्मा ए से डिनोट किया हूं, यस। अगला बेंडिंग एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, उसका भी नेचर टेंसाइल है, तो वो भी आएगा तो क्रॉस सेक्शन में ही ना, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ अंतर ये है क्योंकि यहाँ एक्सेल फोर्स का स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों नॉर्मल है, चाहे नेचर टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, और दोनों क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, तो ना उसके वो आइदर या तो ऐड होगा या सबस्ट्रेट होके एक रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर दोनों का नेचर सेम है तो ऐड होगा, दोनों का नेचर ऑपोजिट है तो सबस्ट्रेट होगा, जैसे यहाँ भी नेचर सेम है पी में, उससे क्या फर्क पड़ेगा। टॉर्सन तो जैसे ठीक है, टॉर्सन के मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा टाउ टीएम, सेक्शन के अलोंग ड्रॉ कर दो, अलोंग में जो एरो लेना वो ले लो, मान लो ऊपर ले लिया, इधर ऊपर लिए तो इधर नीचे, ये लेमिना को कैसा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर प्लेन में कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा जो क्लॉकवाइज। अगला मैं क्यू पे ड्रॉ करूं, तो क्यू पे अगेन एक्सेल फोर्स के कारण एक्सेल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा परपेंडिकुलर में आउटवर्ड होगा, बेंडिंग के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, बट इसका नेचर कंप्रेसिव, और कंप्रेसिव तो ऐसा ड्रॉ होगा क्या, बस यही अंतर दिख गया होगा कि यहाँ ये दोनों सबस्ट्रेट होगा जबकि यहाँ ये दोनों ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। टॉर्सन एंड मैक्सिमम टॉर्सन शियर आ रहा है टाउ टीएम, अलोंग जो एरो लेना वो ले लो, इधर ऊपर तो इधर नीचे, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज, इधर नीचे लेना है तो इधर ऊपर, ऐसे भी कर सकते। अब ध्यान दोगे ना, तो बस अंतर क्या है कि P और Q में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट ये कौन सा होगा, ये दोनों ले सकते हो, तो ये तो दोनों में कॉमन है ना, टॉर्सन शियर सेम आ रहा है, यस। बट अगर मैं इसमें देखो, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, तो इस प्लेन पे जो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एम, बट यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा बी एम माइनस सिग्मा ए होगा क्या, या सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी एम, जो भी करना है, बट दोनों सबस्ट्रेट होगा क्या, और सबस्ट्रेट होगा तो अंतर समझना, जैसे सिग्मा ए की वैल्यू है 17.684, सिग्मा बी एम है 117.892, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 117.892 प्लस 17.684, तो ये आएगा एक्स डायरेक्शन का, यहाँ स्ट्रेस आएगा 135 समथिंग, एग्जैक्ट निकाल लेंगे। पर यहाँ वहीं दूसरे केस में क्यू में दोनों सबस्ट्रेट होगा क्योंकि नेचर अपोजिट है, और सबस्ट्रेट होगा तो लगभग ये 100 के आसपास आएगा, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस ज्यादा, और ये शियर सेम है, यहाँ पर कम है एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस, शियर उतना ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रेस कंडीशन भी ज्यादा आएगा क्या,
और ओवरऑल भी ज़्यादा आएगा तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, पी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ ओवरऑल जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, तो मेरे को बस उसी के स्ट्रेस कंडीशन से मतलब। अब ये इतना मेहनत कर समझा दिया मैं, ठीक है। बाकी इसको तुम लोग खुद समझ सकते थे, इतना ही लिख के। एक्सल परसेंट क्रिटिकल पॉइंट, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट भी उतना ही का निकालिए। बेंडिंग एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, टॉर्सन एंड मैक्सिमम टॉर्सन शियर रहेगा। इसका नेचर हर एक पॉइंट पे टेंसाइल है, क्योंकि ये टेंसाइल है। इसका जाहिर सी बात है दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला है। एक में ये भी नहीं पता किसमें टेंसाइल आएगा कंप्रेसिव आएगा, कोई बात नहीं, बट ये तो पक्का नहीं एक में टेंसाइल आएगा और एक में कंप्रेसिव आएगा, टॉर्सन। अब जाहिर सी बात है ना, ये तो सेम होगा, दो होगा, टॉर्सन शियर है। बट इन दोनों को देखोगे तो ये टेंसाइल है, ये एक में टेंसाइल और एक में कंप्रेसिव। तो जाहिर सी बात है जहां क्रिटिकल पॉइंट है वहां पर ये टेंसाइल ही होना चाहिए, क्योंकि तभी दोनों ऐड होगा। जैसे अगर मान लो ये कंप्रेसिव होता तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट पे ये भी कंप्रेसिव लेते, तभी तो दोनों ऐड होता। बट अभी ये टेंसाइल है तो मैं उसको ले लिया, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस यही लूंगा। बट क्रिटिकल पॉइंट का अगर पता करो तो उसको एज ए टेंसाइल लूंगा, ताकि ये दोनों। तो ये तुम लोग इतना इतना मेहनत करके नहीं भी दिखाते तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। ये ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां पर एक्सल फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर सेम हो। तो जो इसको भी क्रिटिकल पॉइंट है, खैर अभी दिखा दिया हूँ पी। एक्सल फोर्स का स्ट्रेस टेंसाइल आ रहा है, सिग्मा ए, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी टेंसाइल नेचर का लो, ताकि दोनों ऐड हो। टॉर्सन वाला तो शियर है ही, और ये मैक्सिमम टॉर्सन शियर, ये मेहनत ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। अब वैल्यूज पता है, वैल्यू लिख के यहाँ कर लो। सिग्मा ए कितना है दोस्त, हाँ, सिग्मा ए कितना है 17.684 मेगा पास्कल, ठीक है। यहाँ इसी को रिजल्टेंट स्ट्रेस दिखा देता हूँ, ठीक है। कैसा होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इस डायरेक्शन का टोटल स्ट्रेस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी कितना आएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ना। सिग्मा ए 17.684 प्लस सिग्मा बी एम मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 117.892, 117.892 कितना आ रहा है ये 117.892 plus 17.684, it is coming 135.576 76 मेगा। ये आ जाएगा क्या, इसको एक बर्कले में सिग्मा डैश बोल दे रहा हूँ, कोई नोटेशन ले ले रहा हूँ। अगला टाउ मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है, जस्ट ऊपर तो इधर, ऊपर तो इधर, वो तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। वैल्यू टाउ टी एम, उसकी वैल्यूज कितनी है 70.736 मेगा। और ये प्लेन स्ट्रेस है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। मैक्सिमम शियर जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो भी निकालना है निकल जाएगा। जैसे मेरे को एक तो क्वेश्चन में पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, तो उसके लिए मैक्सिमम शियर निकालना पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए भी पूछा है, उसके लिए तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो सब निकाल लेता हूँ ना। तो उसके लिए पहले क्या निकालो, प्लेन स्ट्रेस से तो फॉर्मुला यूज करने के लिए रेडियस ऑफ मोर सर्कल। बट अच्छा यहाँ एक ट्रिक यूज कर सकता हूँ क्या, क्या यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पक्का है क्या कि रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर होगा, हाँ या ना। क्या यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर होगा क्या, हाँ सर। हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं, बट यहाँ पर बोल सकते हो। क्यों, मैं ये बताया था जब भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, मान लो अभी फॉर्मुले के लिए इसको मैं एज ए सिग्मा एक्सेस ट्रीट कर रहा हूँ, ये बस फॉर्मुले के हिसाब से है। इसको अगर मैं एज ए टाउ एक्स वाई ट्रीट करूँ और सिग्मा वाई बाई जीरो, इस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, यस। तो जब भी प्लेन स्ट्रेस में सिग्मा एक्स एक्स और वाई वाई में कोई एक जीरो हो, उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर होता है, तो सीधा यूज कर सकते हैं। नहीं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के तो जनरल तरीका है ही, वो तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अगर यहाँ सिग्मा एक्सेस वाई वाई दोनों आता तो ये ट्रिक यूज नहीं करता, रेडियस ऑफ मोर सर्कल रेडियस ऑफ मोर सर्कल होगा, बट जरूरी नहीं है कि टाउ मैक्स उसके बराबर हो। बट अभी यहाँ सिग्मा एक्सेस वाई वाई में कोई एक जीरो है तो मैं टाउ मैक्स को आर के बराबर ले लिया। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स कितना है ये सिग्मा डैश माइनस सिग्मा वाई बाई जीरो डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई विच इज टाउ टी एम, उसका टाउ मैक्स आ जाएगा। रेडियस ऑफ मोहर सरकार है वही टाउ मैक्स के बराबर है, वो अलग। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डैश कितना है 135.576 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 70.736 का कितना आ रहा है टाउ मैक्स 135.576 डिवाइड बाई 2
plus 70.736 then square. Is it coming 97.973 megapascal? से केवल सीयर स्ट्रेस से पूछता तो हो गया काम, बट मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है ना, और भी थ्योरी ऑफ एरर बनाना है, यही रेडियस ऑफ मोशन। अब मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा। जैसे अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कॉमा 2 प्लेन स्ट्रेस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स विच इज सिग्मा डैश प्लस सिग्मा वाई विच 0 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, प्लस लोगे तो सिग्मा और माइनस लोगे तो सिग्मा 2, क्या आएगा सिग्मा 1 कॉमा 2 सिग्मा डैश कितना है 135.576 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, आर कितना है 97.97। अगर मैं प्लस लूंगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कितना आ रहा है 135.576 डिवाइड बाई 2 प्लस 97.973, इज इट कमिंग 165.761 मेगा पास्कल। यस, माइनस लोगे तो सिग्मा 2 कितना आएगा 135.576 डिवाइड बाई 2 माइनस 97.973, इज इट कमिंग माइनस 30.185। और प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 जीरो होगा क्योंकि प्लेन स्ट्रेस है। अच्छा, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि रैंक नॉर्मल स्ट्रेस से भी पूछा है ना, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड सिग्मा 1 का ही है। क्या यहाँ सिग्मा 1 ही ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अगर तुम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के भी टाउ मैक्स निकालते हैं, जो जनरल तरीका है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आउट ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 3 जीरो है ना, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो टाउ मैक्स, ये तरीके से भी निकालते तो पक्का इसी के बराबर यहाँ पर ये ठीक है। अब जिस भी थ्योरी ऑफ फेलियर से बोला है उस हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट मेरे को किससे पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एच पर शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। अच्छा, शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, तो यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, तो इसके हिसाब से डिजाइन इक्वेशन क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का टाउ मैक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलवर के समय के टाउ मैक्स से कम होना चाहिए, जो 0.5 SYT के बराबर होगा अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ SYT है तो, और डिजाइन करो तो SYT को SYT अपॉन FOS से उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू। अब क्रिटिकल पॉइंट का टाउ मैक्स ऑलरेडी निकाल रखा हूँ, कितना है 97.973, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया आई थिंक 400 मेगा इंटू 400 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, कितना आ रहा है 0.5 इंटू 400 डिवाइड बाई 97.973, इज इट कमिंग 2.041। तो इस थ्योरी के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 2.041। अगला मैं निकाल लेता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके हिसाब से, शियर स्ट्रेस हो गया। सेकंड किससे पूछा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो एच पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। अब इसके हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो इसके हिसाब से डिजाइन क्वेश्चन क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मैक्स टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के सिग्मा मैक्स से कम होना चाहिए, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ SYT के बराबर होता है। डिजाइन करो तो SYT को SYT अपॉन FOS से उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू, और सिग्मा मैक्स में निकाल चुका हूँ, कितना है 165.761, 165.761, दैट इज इक्वल टू SYT 400 मेगा पास्कल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, कितना आ रहा है 400 डिवाइड बाई 165.761, ये सब तो आसान है 2.413। अगला मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है किसके हिसाब से, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से। अगला किसके हिसाब से निकालना है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से। इसके हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ फेलियर डिस्टॉर्शन एनर्जी पर वॉल्यूम होता है। अब इसके हिसाब से ना प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए, जैसे अभी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है क्योंकि सिग्मा 3 जीरो है, तो उसके लिए मेरे को डिजाइन इक्वेशन डायरेक्ट पता है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ। क्या होता है डिजाइन इक्वेशन इसके हिसाब से, रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये प्लेन स्ट्रेस के लिए, मतलब जब सिग्मा 3 जीरो तभी ये वैलिड है, तभी सिग्मा 3 जीरो इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, दैट इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी SYT के बराबर या उससे कम, बट वही अगेन डिजाइन कर रहे तो SYT को SYT अपॉन FOS से उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू। ये भूल भी गए तो प्रॉपर जैसे डिस्टॉर्शन एनर्जी से बताया था इक्वेशन लिखना वैसे लिखना, ठीक है, और उसमें सिग्मा 3 जीरो पुट कर दो तो ये अपने आप आ जाएगा। अब क्या है सिग्मा 1 165.761,
165.761 उसका स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा 2 कितना है? -30.185 मेगा पास्कल ना, -30.185 तो उसका स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 165.761 इंटू सिग्मा 2 -30.185 दैट इज इक्वल टू SYT 400 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तुम लोग का काम है। कितना आ रहा है ये? 165.761 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस होगा ना, स्क्वायर। अच्छा ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस 0.761 इंटू 30 पॉइंट स्क्वायर आ रहा है ये 182.733 दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितना आ रहा है इसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 400 डिवाइड बाई 182.733 क्या रहा है? 2.189। कैलकुलेशन चेक कर। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन के अनुसार फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस क्वेश्चन का आ गया 2.189। हम लोग तीनों थ्योरी से देख लिए। वैसे किसी भी थ्योरी, अब तुम लोग चाहो तो स्ट्रेन एनर्जी से भी करके देख लेना, नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलर से भी एफओएच निकाल के देख लेना। वो तुम लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। 3 थ्योरी ऑफ फेलर से बता दिया। और ये इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने कंबाइन एक्सेल बेंडिंग एंड टॉर्सन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया इस चैप्टर डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। ठीक है,